Hello, my dear students, and welcome to another video of Total English. This is Rajneesh Singh, and from my side, I wish you a very, very happy new year. ये नया साल आपके लाइफ में नई खुशियाँ लेकर आए, आपका हेल्थ अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर ही लिया होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो हमें अब पढ़ाई भी स्टार्ट करना होगा। आज का टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसके पहले के दो पार्ट को मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आई वाले बटन से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर एज वेल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट समझने के पहले आपको सेकेंड वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि वो क्या क्या रीजंस थे जिसके चलते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो शुरू हो पाया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होने के क्या क्या रीजंस थे, ये मैंने सेकंड वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बता रखा है। तो उसको पढ़कर आप इसे अगर देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए नॉन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भारत में जब विभिन्न फैक्टर्स काम कर रहे थे, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट एक्टिव था, जालियांवाला बाग मूवमेंट इंसिडेंट अभी अभी ख़त्म हुआ था, और स्वराज का एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी ने कर लिया था। इन सब के बाद अब लगा कि एक मास मूवमेंट किया जाए। मास मूवमेंट मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गैदर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा रेवोल्यूशन है, जो हमारा आंदोलन है, वो एक लार्ज स्केल पर होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकेंगे। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। According to Mahatma Gandhi, British rule was established in India with the cooperation of Indians. By not cooperating, Indians could make them weaker. महात्मा गांधी की ये सोच थी कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश शासन चल रहा है भारत में, वहाँ पर उसका चलने का या सक्सेसफुली रन करने का एक मेन कारण क्या है कि हम लोग उसे कोऑपरेट कर रहे हैं। हम भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया वर कोऑपरेटिंग द ब्रिटिश रूल। किस प्रकार कोऑपरेट कर रहे हैं? कोऑपरेट करने का मतलब हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं सरकार चलाने में। जैसे कि कोई भी छोटा से लेके बड़े से बड़े पोस्ट तक इंडियंस ही वहाँ पर थे। अब जैसे कोई ब्रिटिशर है, उसका कोई कपड़े धोने के लिए वॉशरमैन, वो इंडियन। उसके ध्यान रखने के लिए घर का गेट कीपर, वो इंडियन। पुलिस में जो पुलिसमैन है वो भी इंडियंस हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग रूप में इंडियंस का रोल वहाँ पर बहुत बड़ा है। ठीक है, इंडियंस का रोल वहाँ पर बहुत बड़ा है। तो अब हमें ये देखना है कि महात्मा गांधी का सोच क्या था। महात्मा गांधी ने ये सोचा था, बाय नॉट कोऑपरेटिंग इंडियंस कुड मेक देम वीकर। अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम उन्हें कमज़ोर कर देंगे। अब इन्हें ये सब सारा काम वो खुद कैसे कर पाएंगे जब तक इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई थी। तो ये सोच था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के पीछे कि सभी भारतीय पीछे हट जाएंगे तो ब्रिटिशर्स को भारत में शासन करने में बहुत कठिनाई होगी। तो इसको किस प्रकार किया जाए? द प्लान वॉज टू सरेंडर द टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। देखिए, इन सब पॉइंट्स को आप अपने आंसर में पॉइंट वाइज लिखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इस टाइप का शॉर्ट पॉइंट रहता है तो समझ में आसानी से आता है। तो बुक पढ़ने से बेटर है आप इन सब पॉइंट्स को देख लीजिए। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के ही सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं। अगर आपने ये पढ़ लिया, समझ लो आपने बुक पढ़ लिया। तो प्लान क्या था कि जितने भी टाइटल्स दिए गए थे, मतलब जो भी पद दिए गए थे उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमें उनका हमें बॉयकॉट करना था, उन्हें हमें त्याग देना था। जो भी है आर्मी, पुलिस, कोर्ट, जितने भी स्कूल, फॉरेन गुड्स, ये सब उनके द्वारा बनाए गए सामान वगैरह, जो भी फॉरेन गुड्स थे, ये सब को त्यागना था। तो ये सब इससे क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि ये एक अलग ही स्ट्रैटेजी से इंडियंस इस बार काम कर रहे हैं। एंड इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। अगर वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं तो इसका बाद एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलेगा। तो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि नॉन कॉपरेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस भी पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिविल।
After many hurdles and campaigning between the supporters and opponents of the movement, finally in December 1920 the non-cooperation movement was adopted. अब देखिए, कोई भी आंदोलन को, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही लेके चलिए, कोई भी आंदोलन को शुरू करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई लोगों का सहमति होना ज़रूरी है। जो टॉप के लीडर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरी हैं, सबका सहमति ज़रूरी है। तो कुछ सपोर्ट किया किसी ने उसका खिलाफ में भी बोला, लेकिन फाइनली सबको मिला जुला के इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत दिसंबर 1920 में की। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ था? दिसंबर 1920। आगे देखते हैं, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, जो जो डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है हेडिंग, ये आपको सेम टू सेम बुक में भी मिलेगा, ठीक है, बुक का ही टॉपिक है, लेकिन जो अंदर का एक्सप्लेनेशन है उसको मैंने शॉर्टेस्ट वे में यहाँ पर लिख डाला है, ठीक है। डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या मतलब, जो आंदोलन था इसके अंदर ही लोगों की अलग अलग सोच थी, अलग अलग विचारधाराएं थी, ठीक है। सब इसको अलग अलग ढंग से ट्रीट कर रहे थे। अब दिसंबर 1920 में ये स्टार्ट हो चुका था, और जनवरी 1921 मतलब उसके एक मंथ के बाद, 1920 के बाद 1921 आ गया था, दिसंबर के बाद जनवरी, तो उसके बाद ये मूवमेंट फुल फ्लेज तरीके से चालू हो गया था। मूवमेंट वॉज ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट ग्रुप। ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ये पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। मतलब अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में, हमारा भारत तो बहुत बड़ा एरिया है और काफ़ी वर्सेटाइल है, काफ़ी अलग अलग टाइप के कल्चर, कास्ट, क्रीड, रेस, तो ये सब लोग जो है वो इसे अपने वे में इसे ट्रीट कर रहे थे। क्योंकि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, इसका मतलब असल अर्थ क्या है, अब इसमें मतलब अहिंसा करना है, नॉन वायलेंट वे में चलना है, ये सब इतनी बातें हर कोई नहीं समझ पाता। उस समय का साक्षरता दर भी उतना नहीं था, सब लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। देखिए, सबको एक बात घुमा फिरा के समझ में आ रही थी कि ये आज़ादी के लिए एक लड़ाई है, इंडिपेंडेंस के लिए एक लड़ाई है। ये कॉन्सेप्ट हर व्यक्ति को समझ में आ रहा था, तो सबने इसे अपने अपने वे में हैंडल किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाउन्स में क्या हो रहा था। एक पार्ट में देखेंगे शहरों में क्या हो रहा था, टाउन्स में। फिर हम लोग देखेंगे कि जो पिछड़े एरिया थे, रूरल एरियाज, गाँव वगैरह, वहाँ पर क्या चल रहा था। आगे देखते हैं, इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन। क्या इसका असर पड़ा? Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, and foreign clothes was burnt. Foreign clothes was burnt. मतलब जितने भी विदेशी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो शराब हो, उनके द्वारा बनाए गए कपड़े हो, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स हो, खाने पीने की चीज़ें हो, सबको बॉयकॉट किया जा रहा था, सबका बहिष्कार किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसके खिलाफ। और कपड़ों को तो बीच सड़कों पे, चौराहों पे ले जाके, फॉरेन क्लब्स को ले जाके वहाँ जला रहे थे। ये एज अ सिंबल था कि हम लोग विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे। द इम्पोर्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921। इसका असर क्या पड़ा? अब लोगों ने कपड़े खरीदने बंद कर दिए, तो जो फॉरेन क्लॉथ, विदेशों से आने वाले जो कपड़े थे, वो साल भर में उससे कमाई होती थी उनकी 102 करोड़ की। मतलब 102 करोड़ के आसपास के कपड़े आते थे 1921-20 के आसपास में। लेकिन वो क्या हुआ, मतलब उसके पहले, और 1921-22 में क्या हो गया, घटकर ये 57 करोड़ हो गया। आप देख सकते हैं, ये पूरा पूरा हाफ हो गया, लगभग ऑलमोस्ट हाफ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ फॉरेन क्लॉथ हाफ्ड, ठीक है, हाफ्ड बिटवीन, आधा हो गया। 1921-22 में आते आते ये 57 करोड़ हो गया, जो कि पहले 102 करोड़ हुआ करता था। मेनी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। और जो भारतीय मर्चेंट्स से ट्रेडर्स थे, उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही दिखाना छोड़ दिया कि फॉरेन ट्रेड वगैरह में हमें कोई पैसा लगाना ही नहीं है, इससे भी उनको नुकसान होने लगा। पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टिंग क्लॉथ्स एंड वेयरिंग इंडियन वंस। और उन्होंने इम्पोर्टेड क्लॉथ्स को पहनना छोड़ दिया, और भारतीय मतलब इंडिया में निर्मित जो कपड़े थे, मेड इन इंडिया, उन्हें अपनाने लगे, ठीक है। जैसे कि अभी चल रहा है, मोदी जी ने मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका असल मकसद क्या होता है कि भारत का पैसा भारत में रहे, और तो और ये जो एक्सपोर्ट होगा दूसरे देशों में जब जाता है ये सब चीज़ें, तो वहाँ का पैसा भी, विदेश का धन भी हमारे पास आए, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। इससे क्या हुआ, जब भारतीय लोग इंडियन ब्रांड के कपड़े पहनने लगे, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल था, जो भारत में जो कपड़े के जो व्यापारी थे, जो उनकी जो फैक्ट्रीज थी, वो अब प्रॉफिट में जाने लगा। ये एक अच्छा सिंबल था। यूज़ ऑफ खादी वॉज पॉपुलराइज। और खादी का कपड़ा होता है, वो उस समय काफ़ी फेमस हो गया था।
महात्मा गांधी खुद इसको प्रमोट करते थे और ये फेमस हो चुका था, लोग इसे यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो कंट्री साइड मतलब विलेज एरिया में कैसा चल रहा था। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का एक जगह है अवध। अवध में क्या चल रहा था? इन अवध द पीजेंट्स मूवमेंट लेड बाय बाबा रामचंद्र। अवध में एक इंडेंचर्ड फार्मर थे जो कि फिजी से, फिजी एक कंट्री है, वहाँ से वापस लौटे थे। इंडेंचर्ड लेबर होता क्या? इंडेंचर्ड मतलब वैसे लेबर, वैसे फार्मर, वैसे लोग जिन्हें ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर भेजते थे काम करवाने के लिए। इंडियन जो लेबर्स होते थे ना वो काफ़ी मेहनती होते थे। तो ब्रिटिशर देखते थे, देखो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश की जो एम्पायर था वो इंडिया के अलावा बाकी देशों में भी, कई देशों में था, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ में फैला हुआ था। तो वो लोग इंडिया से अपने बाकी गुलाम देशों में भेजते थे लोगों को काम करने के लिए। उनमें से एक थे बाबा रामचंद्र। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? इंडेंचर्ड लेबर, जिन्हें बाहर भेजा जाता है। वो जब वापस आते हैं तो उन्होंने अवध में किसानों का एक आंदोलन कर डाला। वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड एक्सट्रीमली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सीजेस फ्रॉम द पीजेंट्स। किसानों से जो अलग अलग टाइप के टैक्सेस मांगते थे, बहुत ज़्यादा हाई रेंट हुआ करता था उनका, ठीक है, कई काफ़ी ज़्यादा पैसे डिमांड करते थे। देखिए ताल्लुकदार, लैंडलॉर्ड, ये सब बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे। अब इसमें से कुछ इंडियंस भी थे, कुछ ब्रिटिशर्स भी थे। तो यहाँ पर उन्हें लगा कि अब ये मूवमेंट है, आंदोलन है, तो इसमें हम लोग सब गलत चीज़ों का बहिष्कार करें। यहाँ पर इंडियंस भी जो अगर बुरे थे और गरीबों पर अत्याचार करते थे तो उनके खिलाफ भी लोगों ने यहाँ पर रिवोल्ट कर दिया। तो आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिला। शहरों में तो बॉयकॉट कर रहे थे जिससे कि उन्हें इंपोर्ट करने में कपड़े का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, और भी बाकी चीज़ों में भी पैसे का नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एकदम आंदोलन छिड़ गया है। पीजेंट्स वर फोर्स टू वर्क इन लैंडलॉर्ड फार्म्स विदाउट पेइंग, विदाउट एनी पेमेंट, दैट इज कॉल्ड बेगार। ये बेगार एक वर्ड है, बेगर नहीं है, ये बेगार है, ठीक है, स्पेलिंग अलग है। बेगार क्या होता था? मतलब किसानों को जोर ज़बरदस्ती से काम करवाया जाता था, उनको पैसे भी नहीं दिए जाते थे। तो इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए आवाज़ें उठने लगी। कहाँ पर? अवध, यूपी में। किसानों की मांगे क्या क्या थी, यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा तो मार्क्स बहुत कम चांस होता है कटने का। इसलिए हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि पॉइंट वाइज ही नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ। डिमांड्स क्या था पीजेंट्स का, किसानों का? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि मतलब जो उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे उनको कम कम किया जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार ये जो प्रथा के मैंने बताया, इसको ख़त्म कर दिया जाए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार वगैरह हैं, जो काफ़ी ऑपरेसिव हैं, मतलब गरीबों को दबाते कुचलते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार होता है, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव देखने को मिला? इसका प्रभाव हमें ये देखने को मिला कि कई अलग अलग तबके के लोगों ने इसको सपोर्ट किया, जैसे कि बार्बर्स, वॉशरमैन। तो उन्होंने एक फेमस टर्म को यूज़ किया, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद का मतलब क्या है कि जो जितने भी बार्बर्स थे और वॉशरमैन थे, जो कपड़े धोते थे, बाल काटते थे, उन लोगों ने क्या क्या कहा कि हम लोग कोई भी लैंडलॉर्ड को अब सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे। पहले का सिस्टम थोड़ा अलग था, अभी आजकल के लोग हैं उनका सोच अलग है। आजकल के लोग अपना काम को खुद करना चाहते हैं, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। कपड़े धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए किसी को बुलाते नहीं हैं। बहुत हद तक बदलाव आया। पहले ऐसा नहीं था, पहले इसको लोग छोटा काम समझते थे और इनके लिए अलग लोग को रखते थे। तो जब वो लोग ने मना कर दिया तब उनको दिन में तारे नज़र आ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था समाज में। एक अवध किसान सभा की स्थापना की गई, ठीक है। अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, OUDH है, ठीक है। तो इसे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आएगा तो उसमें आपको लिखना पड़ सकता है। और इसके लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और अभी अभी मैंने जिसके बारे में बताया, बाबा रामचंद्र। यहाँ पे AND एंड होगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, इन दोनों ने मिलकर अवध किसान सभा की स्थापना की, जहाँ पर किसानों की बातों को, मांगों को रखा जाता था। पीजेंट्स लेटर अडोप्टेड वायलेंट वेज अटैक मर्चेंट्स तालुकदार विच मेड कांग्रेसमैन अनहैप्पी। हालांकि बाद में किसानों ने मतलब वायलेंट वे, मतलब लड़ाई पीट के रास्ते को अपना लिया और तालुकदार वगैरह, मर्चेंट वगैरह जो थे उन पर हमला कर दिया, जिससे कांग्रेसमैन जो थे, कांग्रेस पार्टी के लोग थे, वो लोग नाखुश हो गए। क्यों नाखुश हो गए? क्योंकि वो लोग महात्मा गांधी के विचारों के विपरीत जा रहे थे। महात्मा गांधी का विचार था नॉन वायलेंट, अहिंसा का, और ये लोग हिंसा करने लगे, वायलेंट होने लगे। इसलिए थोड़ा कह सकते हैं कि ये इसके लिए ये लोग खुश नहीं थे, ठीक है।
ये हमने देख लिया अवध यूपी का। इसके पहले हमने शहरों में क्या हो रहा था देखा। हमें आगे हम लोग देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा था, फिर उसके बाद कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गया, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही दूर तक करते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होना चाहिए। कल फिर एक वीडियो आएगी जिसमें हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जितने पॉइंट समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, डू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग भी अच्छे से सीख सके, समझ सके, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। विल मीट टुमारो वंस अगेन। बाय बाय।